नमस्कार दोस्तों, मैं आईसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूं सफलता एजुकेशन में। मेरे प्यारे भाई, आप लोग कैसे हैं जी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर की बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप लोग का क्वेश्चन बैंक चल रहा था लाइव सेशन में, लेकिन ये आपका वीडियो रिकॉर्डेड जा रहा। अगर बात करेंगे तो लाइव सेशन में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट चला रहे थे क्वेश्चन बैंक का, और उसमें 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का लगभग क्वेश्चन हो गया था ठिकाना। एक क्वेश्चन रह गया था, उसका त्रिक उतरिए, यानी 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि आप देखे होंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में कि द्विगुतरीय में मात्र जो है ना 2 क्वेश्चन था डिफरेंट, बाकी तो सेम ही था, है कि नहीं? एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्योंकि पहला करवाया था, और दूसरा ये सवाल जो है न्यूमेरिकल्स था, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चलिए उसको पहले देख लेते, तो उसके बाद हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है दूसरा में? यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो परिकलन कीजिए धातु की देहली आवृत्ति, ठीक है ना? पहला में निकालना क्या, धातु की देहली आवृत्ति। सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, तो हमें कार्यफलन दे दिया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि जूल में कर दिए, ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें जरूरत पड़ेगा तो ये यूज कर लेंगे, या नहीं तो फिर जूल में जरूरत पड़ेगा तो ये यूज कर लेंगे, इसलिए कर दिए। देहली आवृत्ति के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, न्यू नोट बराबर 5/h होता है। देहली आवृत्ति को न्यू नोट से लिखते हैं और 5/h होता है। पाई की जगह पर रख देंगे ये डेटा, और एच प्लांक नियतांक है जो कि एसआई मात्रक में ये होता है, और यहाँ ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, तो इसलिए इसको जूल में कर दिए हैं। अब ये बट्टा ये है, देखिए ये पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो ऐसा नजर आएगा, और ये 1.6 और 10⁻34 को ऊपर कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। देखो ना जी, 214/662 इंटू क्या 1.6, ये ऊपर चला गया, प्लस 34 में 19 घटा दो, ये 15 आ रहा, और ये दोनों को गुना कर देंगे तो 342.4/662 डिवाइड करोगे तो 0.517 गुना 10⁻15, एक 10 टकिया, यानी कि इसमें से एक 10 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.17 गुना 10⁻15 से घट करके 14 आ जाएगा। ये मेरे भाई इसका देहली आवृत्ति होगा। ऐसे आपको बनाने का प्रयास करना है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश, भाई आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यदि महत्तम ऊर्जा से निष्कासित इलेक्ट्रॉन को 0.60 वोल्ट की निरोधी वोल्टता लगाकर रोका जाता है, मतलब इसमें निरोधी वोल्टेज, निरोधी विभव आपको 0.6 दिया है, ठीक है ना? चलिए अगले पेज पर आते हैं। यानी कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए यानी लेमडा निकालना है, जिसमें निरोधी विभव के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नोट बराबर KE max/E। यहाँ से KE max निकालेंगे तो E V नोट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निरोधी विभव आपको दे दिया है कितना, निरोधी विभव की बात करेंगे तो आपको दे दिया 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वह निरोधी विभव दे दिया है, तो वहां से हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, जिसको महत्तम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जहां निरोधी विभव देगा तो समझिए उसके लिए फॉर्मूला यही होता है, और यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना। उसके बाद हमें निकालना क्या है, तरंगदैर्घ्य। तो आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से चलो, KE max बराबर क्या होता है, E-5। ये KE max आपको दे दिया है कितना, निकाल लिया हम लोग जी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E को छोड़ दो, फाई आपको दिया हुआ है। कार्यफलन आपको दे दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पिछले पेज में है। अब क्या करेंगे, यहां से एनर्जी निकालेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ोगे दिया जाएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी क्या होता है, एक फोटोन की ऊर्जा Hc/λ। ई के जगह पर हम लोग क्या सेट कर देंगे, Hc/λ। लेमडा निकालना है तो इसको नीचे कर दो, वो रहा। Hc का वैल्यू आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। रख दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, और डिवाइड करोगे तो 453.28 नैनोमीटर आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर ओवर हो गया। याद रखिएगा, बोर्ड में न्यूमेरिकल्स देगा तो थोड़ा सा ठीक ठाक देता है क्वेश्चन, कैलकुलेटिंग भी रहता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ओवर करना। तो आपका ड्यूअल नेचर का हमने टोटल करवा दिया। अब हम एटम की ओर चलते हैं।
जिसको परमाणु कहते हैं। देखिए जी, ये आपका परमाणु यानी एटम से जो भी सवाल है ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का और 5 नंबर का, सब इसी लेक्चर में हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। देखिए मेरे भाई, कितना फेमस सवाल है, कई बार पूछा गया है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल 5 श्रेणी होते हैं, लाइमन, वामर, पास्टिन, है कि नहीं, ब्रैकेट, और लास्ट में क्या है, कुंड हो गया। अरे भाई, लाइमन, वामर, पास्टिन, ब्रैकेट, कुंड। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट बोला जाता, ठीक है ना। इसमें से लाइमन जो है ना प्रावैग्नि भाग में होता है, वामर की बात करेंगे तो दृश्य भाग में होता है, पास्टिन की बात करेंगे अवरक्त में होता है, ब्रैकेट अवरक्त और फुंड भी अवरक्त, ठीक है ना। तो कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होता है, तो भाई वामर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वामर श्रेणी दृश्य भाग में होता है। सिंपल सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसे दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। मेरे प्यारे भाई, हम लोग को पता है कि प्रथम कक्षा में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। अगर दूसरी कक्षा में पूछेगी तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है। अगर nth कक्षा में पूछेगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बटा क्या जी, n²। हाइड्रोजन बोला है तो हाइड्रोजन के लिए Z1, और किस कक्षा में है, दूसरी कक्षा में, तो आपका n क्या हो जाएगा, 2। जब रखेंगे तो यह जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे जी, Z की जगह पर 1 का स्क्वायर, n की जगह पर 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा 1/4, 1/4। इसको 4 से डिवाइड करो, 4×3 12, 4×4 16, मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। तो आप बना सकते हैं इस फार्मूला पर। यह फार्मूला जनरल होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। इसमें परमाणु संख्या और कक्षा की संख्या यानी कि ऑर्बिट नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बोला तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1, और दूसरी बोर कक्षा में पूछ रहा तो दूसरी बोर कक्षा के लिए बुआ क्या करेंगे, n की जगह पर 2 रख देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अवरक्त भाग में कौन सी श्रेणी नहीं पड़ती है, एक लाइमन हो जाएगा और वामर हो जाएगा। ये दोनों बुआ अवरक्त भाग में नहीं होता। देखो इसमें से दोनों है कि नहीं, लाइमन मिल गया है कि नहीं, वामर है ही नहीं। तो लाइमन आपका प्रावैग्नि भाग में होता है, यह अवरक्त भाग में नहीं होता। एक और है वामर, जो कि दृश्य भाग में होते हैं, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन देगा ना सही करने के लिए। ये तीनों जो है ना, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्रीज, ये तीनों बुआ अवरक्त भाग में होता है। ऐसे हम लोग 5 श्रेणी पढ़ते हैं, लेकिन होता है 6, लेकिन एगो नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। हम लोग फुंडे तक पढ़ते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा। देखो मेरे भाई, कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, और NH/2π होता है। NH/ क्या होता है, 2π। और बोला जा रहा है कि इसका न्यूनतम, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए बुआ ये n का मिनिमम वैल्यू रखेंगे जो कि 1 होगा, H/2π। क्योंकि बुआ यहां पर अगर बात करोगे तो n क्या है, तो ऑर्बिट नंबर, कक्षा की संख्या जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा। तो L का मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो n का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, और n का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 गुना H/2π बराबर क्या हो जाएगा, H/2π। हुआ ये राइट आंसर क्या जाएगा, H/2π, यानी कि C। इस प्रकार से आपको बनाना, और इस पर कई प्रकार का सवाल आता है। बोल देगा आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्षा में कोणीय संवेग क्या होगा, तो n की जगह पर 2 रख देंगे तो द्वितीय कक्षा में आ जाएगा। प्रथम कक्षा में कहेगा तो 1, या न्यूनतम कहेगा तो न्यूनतम में 1 लेंगे।
तृतीय कक्षा कहेगा तो 3 रख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार का सवाल जो है ना पूछा जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, परावैंगनी, अवरक्त। मेरे प्यारे भाई, आपको समझना होगा कि अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दिखे तो समझ जाओ कि एक्स रे है। क्या है? एक्स रेज। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखे तो समझ जाओ कि गामा रे है। क्या है जी? गामा रेज। ये याद कर लीजिएगा, बड़ा काम का चीज है, क्या ना, बहुत ही काम का चीज है। अब कहेगा कि दृश्य भाग के लिए, मेरे बुआ दृश्य भाग के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। किस में होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ऊर्जा होगी तो दृश्य भाग होगा। लेकिन एक्स किरण रहेगा तो किलो में चलता है, गामा किरण रहेगा तो मेगा में चलता है, ठीक है ना। चलो जी भाई, ये दोनों फेमस है, ये दोनों याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो यहां किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना है जी, तो राइट आंसर क्या जाएगा? एक्स किरण। ये जरूर एक्स किरण रहा होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लेना है। बोर आवृत्ति शर्त होता है। मेरे भाई, बोर के लिए आवृत्ति शर्त आप पढ़े होंगे, बोर का सिद्धांत, जिसमें तीसरका में बताया गया होगा कि जब दूसरा से पहला पर जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का त्याग करता है। और ऊर्जा कितना त्याग करता है आवृत्ति के टर्म में? तो एच न्यू करता है कि नहीं। अगर कहेगा कि भाई वेवलेंथ के टर्म में बताइए तो एच सी बटा लेमडा होता है, लेकिन आवृत्ति के साथ अगर बात करेंगे तो एच न्यू होता है। तो E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। अब देखिए यहां पड़ी, कोई जरूरी नहीं है, इसको E1 माइनस E2 भी लिख सकते हैं जो कि एच न्यू होगा, ठीक है ना। तो देखो एच न्यू वाला होगा, एच न्यू वाला होगा, यानी राइट आंसर आपका क्या जाएगा? वी जाएगा। ऊपर से नीचे कूद रहा तो E2 माइनस E1, और नीचे से ऊपर जा रहा तो E1 माइनस E2 होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई लघुतरीय प्रश्न आ रहा, देखिए ये परमाणु के ऊपर जो भी लघुतरीय सवाल पूछा गया वो सब लेकर के आए हैं। पहला सवाल क्या? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड परमाणु संरचना को समझाइए। ये 2009 में पूछा गया था। तो हमने आपको बताया था रदरफोर्ड के लिए अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग को लिखें। ये सवाल करवाया गया आप लोग को, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस प्रयोग में हमारे रदर जी क्या किए, ठीक है ना, अपने मॉडल को विकसित करने के लिए जो है ना एक संरचना लिए थे, जो कि प्रयोग था क्या जी? अल्फा प्रकीर्णन का। तो इन्होंने देखे ना बढ़िया से हम लिखते हैं विचित्र तरीका से कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए एक सोना का पत्थर लेते हैं, ठीक है ना। लो पहले उसी को दिखा देते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए एक स्वर्ण पत्थर लेते हैं। देखिए ये सोना का पत्थर है, स्वर्ण पत्थर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण पत्थर यानी सोना की बात करेंगे तो सोना बहुत मुलायम होता है और इसे बहुत लंबी दूरी तक खींचा जा सकता है कि नहीं। इसको आप पतला से पतला भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई इसको आप जितना खींचेंगे उतना खींचा सकता, मुलायम होता है कि नहीं। और देखिए ना ये एक सोना का पत्थर है, क्या जी? सोना का पत्थर है। और उन्होंने इस स्वर्ण पत्थर के ऊपर जो है ना बहुत सारे अल्फा कण का बौछार करा है। तो कुछ अल्फा कण मेरे भाई न्यून कोण के साथ, कुछ अल्फा कण जो है ना सीधे गुजर रहा था स्वर्ण पत्थर से, कुछ अल्फा कण सीधे गुजर रहा था, कुछ अल्फा कण न्यून कोण के साथ, है कि नहीं। और कुछ अल्फा कण देखिए ना अधिक कोण के साथ विचलित हो रहा था। और 10,000 में से एक अल्फा कण ऐसा भी था जो उसी पथ पर वापस लौट रहा था, ठीक है ना, जिससे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बना, ठीक है ना। यही बात को आपको यहां लिखना है, जो कि बढ़िया से लिखे हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए एक स्वर्ण पत्थर लिया और इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्थर के ऊपर अल्फा कण का बौछार कराया, जिसमें पाया गया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्थर से सीधे गुजर जाता है और कुछ अल्फा कण न्यून कोण के साथ, तो कुछ अल्फा कण अधिक कोण के साथ विचलित होता है। 10,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण ऐसा भी था जो उसी पथ पर वापस लौट रहा था, ठीक है ना। इसी पर रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत बना, ठीक है ना। ये स्वर्ण पत्थर है और ये मेरे भाई एक पर्दा है जिंक सल्फाइड का, एक ऐसा पर्दा जिस पर अगर एक भी अल्फा कण कुछ भी आएगा तो यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। एकदम जो है ना ये जिंक सल्फाइड का यूज किया गया था कि ये अल्फा कण को बौछार कराया जा रहा तो कहाँ कहाँ अल्फा कण आ रहा, ठीक है ना। तो ये इतना आपको व्याख्या करना पड़ेगा 2 नंबर में, हो जाना चाहिए डायग्राम के साथ। अब आइए अगला क्वेश्चन।
परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियों का उल्लेख करें। देखो परमाणु का दिखाना, परमाणु के बोर मॉडल की दो कमी को उल्लेख करना। कमी का मतलब बोर मॉडल का सीमा। बोर मॉडल जो होता है भाई, जो बोर का मॉडल पढ़े हैं जी परमाणु के, ये बोर मॉडल नहीं बनाए हैं, तो उसका मॉडल कहां तक अप्लाई किया जा सकता है दिखाना, यानी बोर मॉडल का सीमा को उल्लेख करना है दिखाना। कमियां या सीमा सेम ही चीज होता है। मतलब बोर साहब एक मॉडल तैयार किए एटम के बारे में, इनका मॉडल में क्या क्या कमी रह गया है कि नहीं, सब जगह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, सारे एटम के लिए लगा सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, वही कमी को उल्लेख करना है। तो परमाणु के बोर मॉडल की कमियां निम्नलिखित है। यह मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए मान्य है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए यह मॉडल मान्य है। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु रहेगा तो उसके लिए मान्य नहीं है। ये लिखे होंगे, यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या नहीं करता, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को व्याख्या करता है। एक से अधिक रहेगा तो व्याख्या नहीं करेगा। यह मॉडल परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाएं की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल जो है ना, जो परमाणु में स्पेक्ट्रम लाइन है, स्पेक्ट्रम लाइन, जो स्पेक्ट्रम लाइन होता है, फाइन लाइन जिसको बोलते हैं दिखाना, उसको व्याख्या नहीं करता। यहां तक कि यह मॉडल जो है ना, तरंग संख्या को व्याख्या नहीं करता। तरंग संख्या, तो ये चार गो पॉइंट जो है ना, ये कमी को याद कर लीजिएगा, जिसमें दो तीन गो तो इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट में ये याद कर लीजिएगा कि यह मॉडल परमाणु में इसका यही कमियां है मेरे भाई, जो कि आराम से लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए 2 बार सवाल पूछा गया है मेरे भाई। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है ना, निश्चित त्रिज्या और निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसे बोर की अस्थायी कक्षा कहते हैं, और घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। मेरे भाई बोर का अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताया गया था, उसी में से सोच समझ के लिखना है कि बोर का अस्थायी कक्षा क्या है। तो बोर साहब ये बोले कि अगर हमसे पूछिएगा परमाणु के बारे में, तो हम यही बताएंगे कि परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, एक वृत्ताकार में चक्कर लगाता, वृत्त में चक्कर लगाता, जिसकी त्रिज्या निश्चित और इसका मेरे भाई कक्षा भी निश्चित होता दिखाना, उसी को अस्थायी कक्षा कहते हैं। और इसमें एनर्जी का वेस्ट नहीं होता, एनर्जी भी स्थिर होता है दिखाना, और घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी निश्चित होती है। तो आप इस प्रकार से इसको व्याख्या करके 2 नंबर बटोर सकते हैं। लॉजिकली लिखा गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? बताओ पाश्चन श्रेणी से क्या समझते हैं? आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा है कि नहीं, उच्च ऊर्जा कक्षा से तृतीय ऊर्जा कक्षा में या तीसरे ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता तो पाश्चन श्रेणी का निर्माण होता। और पाश्चन श्रेणी जो है ना, अवरक्त भाग में होता है। यही तो लिखे होंगे, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से तीसरे ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं दिखाना। और पाश्चन श्रेणी अवरक्त भाग में होता है। यानी पाश्चन श्रेणी के लिए अगर डायग्राम बनाइएगा तो उच्च ऊर्जा कक्षा से तीसरे ऊर्जा कक्षा में आना चाहिए। किस ऊर्जा कक्षा में? तीसरा। चाहे अनंत से आए, चाहे भाई 5 से आए, चाहे 4 से आए, लेकिन तीसरा पर आना चाहिए। तीसरा पर आ रहा तो ये होगा पाश्चन श्रेणी का ठिकाना डायग्राम। क्लियर? इतना आपको लिख देना पड़ेगा, नंबर कटने वाला नहीं, एकदम नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, कभी सोच में नहीं करना। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। रेडबर्ग नियतांक क्या है? इसका मात्रक लिखें। इसका क्या लिखना है? मात्रक लिखना है ठिकाना। मेरे बुआ रेडबर्ग नियतांक क्या है? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बढ़िया। आपको बताए होंगे कि हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करता है, जिसके लिए तरंगदैर्घ्य का व्यंजक निम्न प्रकार होता है। यही ना तरंगदैर्घ्य का व्यंजक बताए थे, 1/λ बराबर RZ² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जहां R क्या है? तो रेडबर्ग नियतांक होता, जिसका मान कितना होता? 1.097 गुना 10⁻7 पर मीटर होता। अगर इसका मात्रक की बात करेंगे तो इस वैल्यू में ही पता चल रहा है कि पर मीटर होता है। तो रेडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, या रेडबर्ग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? पर मीटर होता। ये 2 नंबर का व्याख्या रहा, ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए हम बच्चों को बोल रहे हैं लगातार कि बुआ क्वेश्चन बैंक बनाओ,
क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको आइडिया मिलेगा कि कहां से थियरी से कैसे क्वेश्चन को कितना लिखना, ये सब इस प्रकार से लिखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो ये लिखने का आदत अभी से डालो, तब एग्जाम में हो सकता। नहीं तो एग्जाम ऐसा लगेगा कि अरे भाई कॉपी से लड़ा हुआ है, लेकिन जब लिख रहे हैं तो पूरा बढ़िया से लिखा नहीं रहे, इसलिए बुआ प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखाना। आगे बढ़ते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक ही सवाल है केवल। बोर के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखें, यानी कि बोर मॉडल को लिखना है और बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना। बताइए 5 नंबर का। अब बोर के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला क्या है, बोर साहब क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा और निश्चित त्रिज्या में चक्कर लगाता, यह बोर का पहला नियम है। दूसरा में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जहां कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है या n गुणज होता है, ठिकाना, जिसे बोर का क्वांटीकरण नियम कहते हैं। यहां से एक सवाल बनेगा कि बोर का क्वांटीकरण नियम से आप क्या समझते हैं, तो यही वाला लिख देना। लेकिन बुआ ये मॉडल में भी आता है, इसका सिद्धांत में भी आता है, ठिकाना। और ये कोणीय संवेग nh/2π, जहां n क्या है कक्षा की संख्या या कक्षा की संख्या, h क्या प्लांक नियतांक और l क्या कोणीय संवेग। n बुआ कक्षा की संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन। प्लांक नियतांक का मान आप जानते हैं, l कोणीय संवेग। इसका एक और है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए इसका, जब इलेक्ट्रॉन को उच्च, ठिकाना, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान किया जाता, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान किया जाता, ठिकाना, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है। जब एटम को बुआ ऊर्जा दीजिएगा, जब एटम को ऊर्जा दीजिएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, है कि नहीं। यही बात लिखा गया। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो मेरे भाई ऊर्जा का त्याग करता है। ऊर्जा का क्या करता है, त्याग करता है। ये तो लिखे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो hν ऊर्जा का त्याग करता है, जिसके लिए संबंध E2 - C1 बराबर hν। ये तो बोर का आवृत्ति शर्त है, अभी सवाल आया था। तो ये आपका मेरे भाई क्या हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट। बोर का सिद्धांत में तीनों पार्ट लिखना पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा और निश्चित त्रिज्या में चक्कर लगाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता जहां कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता, जिसे बोर का क्वांटीकरण नियम कहते हैं, l बराबर nh/2π। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन या जब किसी परमाणु को, ये तो लिखे, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान किया जाता तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता तो hν ऊर्जा का त्याग करता, E2 - C1 बराबर hν। आप देखिए उसमें एक और पार्ट था, एक और क्या पार्ट है, बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। आपको बताया गया होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है, ये तो लिखे हैं। तो एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल 5 श्रेणी होते हैं। बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करेगा तो एनर्जी बाहर निकलता है, वो भी लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में। और प्रकाश में कई प्रकार का तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां से श्रेणी बन जाता है, वही स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या है, कलरों के कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब लाइट बाहर निकलता है, प्रकाश जब निकलता है ऊर्जा के रूप में, एकदम चमचमाते हुए निकलता है। जैसे पटाखा आप छोड़ते हैं दीपावली में आसमान में, तो कई कलर निकलते हैं, उस कलर के कॉम्बिनेशन का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यही घटना इसमें होता, ठिकाना। तो यहां तक आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। अब इसमें 5 श्रेणी होता है, उसको भी लिखना पड़ेगा। पहला है लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से प्रथम ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो लाइमन श्रेणी का निर्माण करता है, और इसका तरंगदैर्घ्य परावैगनी भाग में होता है। लाइमन श्रेणी कंप्लीट हुआ। दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या है, वामन श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से द्वितीय ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता तो मेरे भाई वामर, ठिकाना, वामर श्रेणी का निर्माण करता है। ये तो लिखे हैं, वामर श्रेणी का निर्माण करता है या वामर श्रेणी का निर्माण होता है, और इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य भाग में होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, लिख दिए बढ़िया से। तीसरा में क्या है, पाश्चन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से तृतीय ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो पाश्चन श्रेणी का निर्माण होता है, और इसका तरंगदैर्घ्य अवरक्त भाग में होता है। उसके बाद चौथा में आ जाइए,
तो ब्रैकेट श्रेणी का निर्माण होता है और इसका तरंगदैर्घ्य अवरक्त भाग में होता है। लास्ट में फुंड है, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से पांचवें ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो फुंड श्रेणी का निर्माण होता है और इसका तरंगदैर्घ्य अवरक्त भाग में होता है। एक हम्फ्रिस है, हम्फ्री तो हम्फ्रिस बोलते हैं, पढ़ना नहीं है। ये मेरे भाई आपका 5 नंबर का डिस्कशन था। तो आपको जो हाँ ना इस प्रकार से काम करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक के ऊपर, तब जाके क्लियर होगा। मेरे बुआ आप लोग जो है ना जरूर करिएगा, ठीक है ना। और करने के बाद जो है ना अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे सर बहुत मस्त रहा, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी लोग को धन्यवाद।